इंडिया का इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ रही है। World Bank data shows that India has become the world's sixth biggest. India has replaced France as the world's sixth largest. Mr. Speaker, when I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. Today, India is the 5th largest economy. According to data from the International Monetary Fund, India has now reportedly overtaken the United Kingdom to become the 5th largest economy. A major economic milestone, India is poised to become the world's 4th largest economy in 2025, overtaking Japan. मार्च में इंडिया का जीडीपी 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका था और फाइनली अब जापान को सप्रेस करके आगे बढ़ चुका है। Has now surpassed Japan to become the world's fourth largest economy in the world. It is now worth more than $4 trillion. Japan has. India is poised to become the world's fourth largest economy in the world. मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। इंडिया बन चुका है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। Breaking updates coming in. India has officially surpassed Japan to become the world's 4th largest economy. It's a big economic milestone. Niti Aayog CEO has confirmed that India's nominal GDP has touched $4.187 trillion, edging past Japan's $4.186 trillion. And according to the latest IMF data, the announcement came at the 10th Governing Council meeting of Niti Aayog, chaired by Prime Minister Narendra Modi. बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और हमारा इंडिया का पूरा दुनिया भर में डंका बजा हुआ है और बहुत लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि अमेरिका भी हमें देख करके डरा हुआ है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 2027 तक हम भारत को विकसित भारत बना देंगे। कह रहा है कि 21st सेंचुरी भारत की सेंचुरी। देखिए मेरे दोस्तों, बातें तो बड़ी बड़ी किया जा सकता है क्योंकि बातें पे कोई भी टैक्स नहीं लगता, लेकिन हकीकत इंडिया का कुछ और ही है। हम लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, लेकिन जब हम लोग पर कैपिटा जीडीपी देखते हैं तो हम लोग अपने आप को बहुत ही नीचे पाते हैं। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि पर कैपिटा जीडीपी होता क्या है। पर कैपिटा जीडीपी ये होता है जब हम लोग पूरे जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो जो नंबर मिलता है वो होता है पर कैपिटा जीडीपी। और वही पर कैपिटा जीडीपी से ही हम लोग कोई भी देश का एकदम इकोनॉमी का एकदम सही अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल से देखें तो फैमिली ए में समझिए 4 लोग कमाने वाले हैं जो कि मिल करके 60 लाख रुपए कमाते हैं। उन्हीं के पड़ोस में फैमिली बी में बस 2 लोग ही कमाने वाले हैं जो कि मिल करके बस 30 लाख रुपए ही कमा पाते हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो फैमिली ए का जीडीपी फैमिली बी का जीडीपी से ज्यादा है। अगर यहाँ देखा जाए तो फैमिली ए में टोटल 20 मेंबर है और फैमिली बी में सिर्फ 3। दोनों फैमिली मेंबर के सालाना से टोटल फैमिली मेंबर से डिवाइड करें, इससे पता चलता है कि फैमिली ए के हर एक मेंबर को बस साल में 3 लाख रुपए ही मिलते हैं और फैमिली बी को हर एक मेंबर को 10 लाख रुपए मिलते हैं। ये तो देख के समझ में आ रहा है कि फैमिली बी का जो लिविंग स्टैंडर्ड रहेगा ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वहाँ हर एक मेंबर को 10 लाख रुपए सालाना मिल रहे हैं। हम लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, लेकिन अगर जीडीपी को पर कैपिटा में देखा जाए तो हम लोग पूरे दुनिया में बहुत ही कम देश से आगे हैं। हमारा पड़ोसी देश चाइना हमारे से पर कैपिटा में भी काफी ज्यादा आगे है। 2023 में इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी $2480 और वहीं पे चाइना का $12,614। यहाँ तक कि नॉमिनल पर कैपिटा में बांग्लादेश भी हमसे थोड़ा आगे है। हालांकि ये तो निराश करने वाली बात है, लेकिन जो सबसे ज्यादा निराश करने वाली बात ये है जो कि मैं अब बताने वाला हूँ। सारे कुछ जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना। ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। इस पे क्या ओपिनियन है आपका वो भी कमेंट करके ही जरूर जाना। कैपिटा जब हम लोग निकालते हैं तो पूरे जीडीपी को लेकर के पूरे देश को पॉपुलेशन के साथ उसे डिवाइड करते हैं। उसे निकालने से हमें ये पता चलता है कि पर इंसान को 2.4 लाख रुपया आ रहा है, लेकिन अभी जो महंगाई चल रहा है उसे देखते हुए ये बहुत ही ज्यादा कम है। ये भी बात ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि क्या सही में सबको 2.4 लाख रुपीस मिल रहा है? आप तो जवाब जानते ही। जब हम देखते हैं कि इस जीडीपी में किसका कितना % का शेयर है तब असली बात जाकर के सामने आता है। तब हमें पता चलता है कि 65% शेयर 10% रिच लोगों के पास ही है। बाकी 90% लोगों को 35% बचा हुआ शेयर से ही गुजारा करना पड़ता है। और हमें यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी कितना ज्यादा है, लेकिन ये कम नहीं हो रही है बल्कि और दिन पे दिन बढ़ते ही चली जा रही है इनइक्वालिटी। इसका मतलब यही है कि अमीर और ही ज्यादा अमीर होते चला और गरीब और ही ज्यादा गरीब होते चला जा रहा है। अगर हम लोग टॉप 10% पीपल को हटा दे तब हमें पता चलता है कि इंडिया का रियल जीडीपी क्या है, और वो है $1631, जो कि दुनिया के सबसे गरीब माने जाने वाले सब सहारन कंट्री जिसकी जीडीपी होती है $1637। क्या ये सोचो अगर हमारे देश
देश से 10% लोग को हटा दिया जाए तो जो 90% लोगों का जो अभी हाल चल रहा है ना, वो सबसे गरीब देश से भी हमारा देश का एकदम हाल बदतर है। अभी आप लोग को जीडीपी को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। समझो गरीब आदमी लोन का पैसा पे घर ले ले या गाड़ी ले ले, या फिर लोन का पैसा पे पूरा फ्लेक्स करे सोसाइटी में, सब ये बोलने लगे यार ये तो काफी ज्यादा पैसा वाला है। ऐसा सेम चीज किसी भी देश के साथ हो सकता है, वो कर्जा लेकर के अपना देश का जीडीपी बढ़ा के भी दिखा सकता है। किसी भी देश का एकदम आपको सच्चाई जानना है तो उसका जीएनआई देखो। जीएनआई मतलब होता है ग्रॉस नेशनल इनकम। ये चीज जरूर देखते होंगे, जीएनआई सब कोई छुपाता है, सब जीडीपी के बारे में ही बात करता है। अगर आपको इंडिया का जीएनआई देखना है तो आप वर्ल्ड बैंक पे जा करके इंडिया का जीएनआई आराम से देख सकते हो। वहाँ पे जो लेटेस्ट रिकॉर्ड अवेलेबल है वो 2023 का है। वहाँ से पता चलता है कि इंडिया का जीएनआई $2540 है। इंडिया का हाउस डेट बढ़ता ही चला जा रहा है। 2020 में हाउस होल्ड डेट जो कि 35% था वो अब 43% हो चुका है। बेरोजगारी भी एकदम अपने चरण पे है और जो कमा रहा है वो भी सही से सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे एक रिपोर्ट से पता चलता है कि क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट का जो फॉल्ट है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। 2024 तक क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट 28.42% तक पहुंच चुका है। 2020 में एनपीए जो कि 1108 करोड़ था, जो कि अब बढ़ करके 6742 करोड़ हो चुका है। इसके साथ ही हमारे हाउस होल्ड सेविंग भी लगातार घटती ही चली जा रही है। 2011 और 12 में जो कि लगभग 35% जीडीपी की शेयर थी, अब ये घट करके 30% आ चुकी है 2022 और 2023 में। फाइनेंशियल सेविंग ऑफ हाउस होल्ड भी काफी जल्दी घट रही है। 2022 में 7.2% थी, अब वही घट करके 2023 में 5.1% हो चुकी है। फाइनेंशियल लायबिलिटी तेजी से बढ़ते जा रही है, जो कि 2022 में 3.8% थी, अब वो बढ़ करके होगा ये 5.8% 2023 में। सीधा सा मतलब ये होता है कि लोगों की जो एकदम बचत है वो बहुत ही ज्यादा कम हो रही है, लेकिन खर्च बहुत ही ज्यादा हो रहा है। ये बहुत ही बुरा साइड है। आंकड़ा उठा करके देखा जाए तो सरकार जो है मिडिल क्लास को जैसे तैसे जीने के लिए छोड़ दिया और अमीरों को हमेशा अमीर ही बनाते जा रहे हैं। आंकड़े ये बता रहे कि फरवरी 2025 में जो पैसेंजर व्हीकल है उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। वही टू व्हीलर की सेल में 9% की गिरावट देखने को मिली। तो मिडिल क्लास की कहानी कह रहा है, लेकिन आने वाले समय में हालात और भी ज्यादा खराब हो सकती है। यहाँ पे एक नेचुरल क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया इज ए डेवलप्ड कंट्री और इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। फ्रॉम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू वी आर नॉट ए डेवलप्ड नेशन, वी आर नॉट ए मिडिल इनकम राइट नाउ, वी आर ए लोअर मिडिल इनकम कंट्री। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है जीडीपी पर कैपिटा, जो कि है $2000। जीडीपी पर कैपिटा पे देखा जाए तो हमारा रैंकिंग आता है 140 पे, और अगर जीडीपी पे देखा जाए तो हम लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं दुनिया भर में। यहाँ से भी आपको एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि हम लोग जीडीपी की रैंकिंग पे तो हम लोग 4th पे आ जा रहे हैं और जीडीपी पर कैपिटा का रैंकिंग पे 140 पे क्यों चला जा रहा है? आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? इंडिया का जीडीपी ज्यादा क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो भी तो डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे ही, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे ही तो जीडीपी पूरा डिपेंड रहता है। जितना पॉपुलेशन रहेगा उतना ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा। तो यहाँ पे भी एक सवाल आता है कि हम लोग अपने कंट्री को डेवलप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला तो ये जो हम लोग एग्रीकल्चर पे इतना ज्यादा डिपेंड है वो हमें बहुत ही थोड़ा कम करना पड़ेगा। इंसान जब एग्रीकल्चर करता है तो बहुत ही सर्टेन अमाउंट उससे जनरेट कर पाता है। हमारे भारत देश में 50 से 60% लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई डिपेंडेंसी है। जितना भी डेवलपिंग कंट्री उनका पॉपुलेशन 5 से 7% लोग जो डिपेंड रहता है एग्रीकल्चर। अगर हमें इंडिया को डेवलप करना है तो हमें ग्रोस वैल्यू इंडस्ट्री की तरफ बढ़ना होगा। मतलब हमें एग्रीकल्चर से बढ़ करके मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विसेज की ओर बढ़ना होगा। हमें उसकी ओर जाना होगा जो कि बहुत अच्छा इनकम जनरेट करके देगा। मुझे तो ऐसा लगता है टूरिज्म एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है इंडिया के लिए। टूरिस्ट में भी आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, डोमेस्टिक टूरिस्ट और इंटरनेशनल टूरिस्ट। एक एग्जांपल से समझो, जैसे कोई गुजरात से बेंगलोर आ रहा है कोई चीज को देखने के लिए, तो क्या वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है? टेक्निकली यस, बट ऐसे तो नहीं भाई। इसी को ऐसा समझो कि कोई लंदन से आ रहा है बेंगलोर घूमने के लिए, तो क्या वो हमारे जो जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसमें मनी ऐड कर रहा है? तो ये है यस। तीसरा पॉइंट ये कि हमारे जो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है उसे बढ़ाना होगा। अभी जो चल रहा है वो 6.5% हमारे जीडीपी का ग्रोथ चल रहा है। ये ग्रोइंग रेट इंडिया के लिए काफी ज्यादा कम है। अगर आपको ये जानना है कि इंडिया को कैसे डेवलपिंग कर सकते हैं, हमारे जीडीपी का कितना स्पीड होना चाहिए, तो वो है 8 या 8.5 ओवर 20 ईयर ऑफ पीरियड। अगर इन शॉर्ट में बोलूं तो इंडिया को अगर डेवलप करना है तो हाई पेइंग जॉब लाना होगा इंडिया में कोई भी हाल। ये जो आप डेटा देख रहे हो 2011 से लेकर के 2019 तक, ये जॉब का ग्रोथ रेट है जो कि 1.5% से हो रही थी। और इसी सेम टाइम पे इंडिया का जीडीपी $1.8 ट्रिलियन से $2.8 ट्रिलियन हो गई, जो कि ग्रोथ रेट है 5.7% का। आपको कुछ समझ में आया? जीडीपी 55% बढ़ गई और जहाँ पे जॉब बस 12.5% ही बढ़ा है। इस तरह के ग्रोथ को जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं। Home to more than 1.4 billion people. A lot of emphasis has been put on its large youth population. And more than 17% workers below 29 years of age are jobless. 2024 holds a bleak future for India's job seekers. As millions of young Indians face the risk of unemployment. Hundreds of people in India applying for jobs in Israel. But without full-time jobs, India's youth will end up becoming a demographic liability.
देश का इकोनॉमी तो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जॉब बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहा है। थोड़े मोड़े जो जॉब मौजूद है इंडिया में, उसके बहुत ही ज्यादा खतरनाक टाइप का कंपटीशन है। जैसे एग्जांपल देखो, राजस्थान में 53,000 प्यून की नौकरियां निकली, जिसमें कि करीब 24 लाख पीपल ने अप्लाई किया था। यानी कि हर एक प्यून के पोस्ट के लिए 46 इंसान एग्जाम दे रहे थे। और यूपी में तो सारे हद ही पार हो गई थी। 368 प्यून की पोस्ट के लिए 23 लाख पीपल एग्जाम दे रहे थे। इकोनॉमी में 4th लार्जेस्ट बन चुके हैं, लेकिन हम लोग का जो जॉब है और डेवलपिंग है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है इंडिया में। पहले सब देश गरीब ही रहता है, लेकिन सब एक फॉर्मूला को फॉलो करता है। पहले वो एग्रीकल्चर बेस्ड रहती है, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड रहती है, फिर वो सर्विस बेस्ड होती है। लेकिन इंडिया कोई भी फॉर्मूला को फॉलो नहीं किया। एग्जांपल में आप सिंगापुर को देख लो, 1965 तक सिंगापुर भी एग्रीकल्चर बेस्ड थी। 1980 तक वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड बनी, फिर धीरे धीरे वो सर्विस बेस्ड बन गई। साउथ कोरिया भी ये सेम चीज किया, इनफैक्ट चाइना ने भी ये सेम चीज अप्लाई की थी। आइडिया काफी ज्यादा सिंपल है। पहले आपकी कंट्री एग्रीकल्चर इकोनॉमी होती है, जहाँ पे मैक्सिमम लोग खेती करते हैं और जीडीपी भी मैक्सिमम खेती से ही बढ़ती है। जब एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा हो जाता है तो कुछ लोग एग्रीकल्चर को छोड़ करके मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ते हैं, और जो एग्रीकल्चर से निकल करके आते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत इजीली काम ले पाते हैं। बदले में एग्रीकल्चर से काफी ज्यादा अच्छा इनकम भी जनरेट कर पाते हैं। और जैसे जैसे पॉपुलेशन स्टेबलाइज होने लगती है, उनमें से कुछ लोग सर्विस सेक्टर में आने लगते हैं, जो कि काफी अच्छा पैसा जनरेट करके देता है उन्हें। आज इंडिया डायरेक्ट एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर की ओर जा रहा है, जो कि इंडिया को काफी अच्छा पैसा कमा करके दे रहा है और जीडीपी में भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है। लेकिन जॉब उतना स्पीड से जनरेट नहीं हो पा रहा। भले हम लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, लेकिन जॉब का जो ग्रोथ है वो बहुत ही धीरे है। We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak, and this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. एक एनालिस्ट है वो ये लिखते, भले भारत जापान को नीचे छोड़ करके 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं जापान के पर कैपिटा इनकम कितना है? जापान का पर कैपिटा इनकम $33,900 है, वहीं पे भारत का $2,080 है। मतलब कि आप ये सोचो, जापान के लोगों का 13 गुना पर कैपिटा हम लोग से ज्यादा है। इसका मतलब तो यही बनता है ना, उन लोगों का 13 गुना का मतलब ये होता है कि उन लोगों का हेल्थ केयर बहुत ही अच्छा होना, उन लोग हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, और ओवरऑल उनका लाइफ देखेंगे तो हमसे तुलना में उनका बहुत ही ज्यादा बेटर होता है। जहाँ आप देखते हैं कि अभी हम लोग बुलेट ट्रेन बनाने जा रहे हैं, वो भी जापान का ही मदद लेकर के, वो जापान में सालों से मौजूद है। बहुत ही अच्छा इनोवेशन भी मौजूद है, बेटर इंडस्ट्री मौजूद है। अगर आप अपने जगह पे देखें तो यहाँ पे बहुत ही अनस्किल्ड लेबर और बहुत ही कम जॉब है। दोस्तों, मैं खराब इंफ्रास्ट्रक्चर का बात किया, इसका एक एग्जांपल भी आपको देता हूँ। मुंबई में जहाँ पे अभी एक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन चालू हुआ था, पानी भर जाने के कारण इस मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया। मतलब समझिए 15 दिन पहले मेट्रो को चालू ही किया गया, पानी इतना ज्यादा भर गया 15 दिन के बाद ही, तो समझिए मेट्रो को बंद करना पड़ेगा। अगला पोस्ट एक गुरुग्राम के स्टार्टअप फाउंडर आशीष एस ये लिखते हैं कि अभी जो हमारा पर कैपिटा इनकम चल रहा है वो जापान के 1950 के पर कैपिटा इनकम के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। और आगे उसी पोस्ट में वो ये लिखते हैं कि अगर जापान अपना आंकड़ा थोड़ा भी नहीं बदलेगा, उसी के साथ अगर चलते रहेगा, तो इंडिया को वहां पे पहुंचने के लिए 22 साल लग जाएगा। और उनके जैसा क्वालिटी लाइफ पाने के लिए हमें 50 साल का इंतजार करना पड़ेगा। जापान की इकोनॉमी 2010 में 6 ट्रिलियन की थी, जो कि आप घट करके 4.2 ट्रिलियन की हो चुकी है। यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं इसके पीछे का क्या कारण है, तो इसके पीछे का कारण है पॉपुलेशन। तो वहाँ पे जो 65 प्लस जो एज है, वहाँ पे 30% लोग वहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे जो लेबर की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है, 65 प्लस जितने भी लोग हैं उनका सोशल कंजर्वेशन की वजह से उनको लोड बहुत ही ज्यादा उठाना पड़ रहा है वहाँ के गवर्नमेंट। और हमारे भारत में 65 एज जो है, जो कि बहुत ही कम लोगों का, वो बस 6% लोग ही मौजूद है हमारे भारत में। ऐसे में हमारा सरकार चाहेगा कि हम और भी ज्यादा आगे बढ़े, तो हमारे बेटर पढ़ाई, बेटर नौकरी और बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें जनरेट करना पड़ेगा हम लोगों के लिए। दोस्तों, ये जो आपको वीडियो में बनाया हूँ, इससे ये नहीं मैं दिखाना चाह रहा था कि मेरा देश कितना पीछे और कितना गरीब है। मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि असलियत क्या है जीडीपी को। Well set to become a $5 trillion economy in the near future. वो दिन दूर नहीं जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, और वो दिन दूर नहीं जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। ऐसे टाइम में जो कि आपको सोशल मीडिया के थ्रू आपको झूठ परोसा जा रहा है, हमारे भारत का इकोनॉमी तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारे जो देश के गरीब है वो और ही गरीब होते जा रहे हैं, और जो 2-4 जो है करोड़पति वो और ही अमीरी होते जा रहे हैं। वीडियो से मेरा एक ही मकसद है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद, ये सब चीज को छोड़ करके हमको बस अपना अच्छा फ्यूचर के लिए सोचना है। हमारे नेता भी अच्छे स्कीम लाए, ताकि वो खाली मुफ्त राशन और लाडली बहन के जो योजना है, जो 1500 रुपया मिल रहा है, उससे बस तरक्की नहीं कर सकता हमारा भारत।
वाकई में आप इंडिया को आगे देखना चाहते हैं तो बस आप 2-4 करोड़पति को ही आगे मत देखो, गरीब लोगों को भी देखो, इंडिया को कैसे वो जी रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो में बस आपको यही दिखाना चाह रहा था कि इंडिया का जीडीपी है जो 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन चल रहा है उसका इंटरनेट में उसका सच्चाई में लाना चाहता था। इसका आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो कि ये सब चीज पे उड़ रहे हैं। जय हिंद जय भारत। ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। बाय दोस्तों।